बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हमने पीछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, जिसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर किए। अब आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पार्ट तुम्हारे 11th की केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। अब ये तुम्हारा पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अभी से यदि तुम इस पे ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधिक समझ में आएगा। अगर नहीं उसमें तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है, क्योंकि ये कोई व्यावहारिक चीज़ें नहीं होती, लाइफ में डेली ये बातें नहीं होती, इसीलिए इसका भूलना आसान है। जो चीज़ें लाइफ में डेली होती है वो तो रोज़मर्रे में होता है, इसलिए वो याददाश्त में आ जाता है और याददाश्त में बना रहता है। पर जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में नहीं होती, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में नहीं होती, उसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है। और एक स्टेप अगर तुम पीछे छूट गए तो फिर समझो कि छूटते ही जाओगे, तुम्हें उसको कवर अप करना मुश्किल होगा। एनीवे, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है। तो कहते किसको है तो मैं बारी बारी से तुम्हें समझाऊंगा, पर उससे पहले तुम ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, समझ लो, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तुम पाठक केमिस्ट्री कॉलेज का बैनर पढ़ो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में इस वाले मोबाइल नंबर पे डालो या व्हाट्सअप करो। मोबाइल नंबर सामने है तुम्हारा, तुम हमारे बारे में जान सकते हो, वो भी हमने लिख रखा है। तुम कहीं डाउट मत करना, क्योंकि डाउट करोगे तो फिर तुम हमसे कुछ नहीं सीख पाओगे, और मैं कुछ गलत लिखता ही नहीं हूँ। जो सत्य है वही तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जहाँ मुझे नहीं आता वहाँ मैं बोल देता हूँ कि इसके लिए ये चीज़ संपर्क करो। तो अब ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलोगे तुम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, इस वाले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको बोलेंगे, तो फर्स्ट 4 लाइन्स देखो, फर्स्ट 5 लाइन्स देखो। ये मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक ठीक दिख रहा होगा। फिर उसके बाद वाली 2 लाइनें हैं उसको देखो, मुझे लगता है ये भी तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा होगा। इसके नेक्स्ट तुम जो 4 लाइन्स हैं उसको देखो, मैं समझता हूँ कि ये तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा होगा। फिर लास्ट की 3 लाइन्स देखो, मैं समझता हूँ ये भी तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा होगा। दोबारा से देखो, दोबारा से देख लो। इस वाले पार्ट में भी देख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ। उसके बारे में ये ब्रीफ में मैंने लिखा है, इसको तुम पढ़ लो और समझो। फिर हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारे समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो ये तुमने देख लिया, इसका मैग्नीफाइड फॉर्म देख लिया। अब हम बारी बारी से इसको
डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा, क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। किसका? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह, फिर हम आगे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलेंगे किसको? जैसे तुमने केमिस्ट्री का डिफिनीशन पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो हमने जो हमारा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने एक लेक्चर दे रखा है, उससे कि आगे के लेक्चर हम नहीं दे पाए हैं, पर उसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें डिटेल से बताया हुआ और बहुत बच्चों ने खूब देखा है, बहुतों ने उसको डाउनलोड भी किया है। तो एनीवे, तुम भी अगर जानना चाहते हो कि केमिस्ट्री क्या है तो तुम हमारे उस वाले लेक्चर को देखो। अब आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलेंगे किसको? तो देखो, और जो जीव जगत से पहली धारणा है ये, क्योंकि मनुष्य की एक आदत होती है कि वो जानना चाहता है कि ये चीज़ कहाँ से आएगा, हम इसको कैसे बनाएंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने बनाया, फिर दोबारा से कैसे प्राप्त होगा। ये सारे प्रश्न आज से नहीं हैं, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है तब से ये प्रश्न हैं। उसमें कुछ विद्वान बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने उसको धीरे धीरे कैटेगराइज करते 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 उस परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अन्य बुद्धिजीवियों ने आज साइंस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी तुम्हें यही सब बातें हम आज पहले बताने वाले हैं। तो पहले देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलोगे कैसे, किसको बोलोगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको तुम पढ़ो। ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, it forms a lot of compounds by bonding with carbon itself, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, silicon and other elements also. Due to large number of compounds, carbon compounds are studied separately and this branch of chemistry is known as organic chemistry. इसमें तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? तो अपने जैसे, अपने से मिलते जुलते एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेना, कार्बन इटसेल्फ के साथ ढेर सारे बॉन्ड बनाना, ब्रांच चेन बनाना, चेन बनाते जाना, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसे ब्रह्मा जी का है कि ब्रह्मा, अब यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और वो जो सोचते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हमें नारद जी पैदा करने हैं तो मानस पुत्र पैदा हो जाता है, नारद जी बन जाते हैं, आके खड़े हो जाते हैं क्या? तो मानस पुत्र हैं। सरस्वती जी है, मानस पुत्री है। तो इस तरह, और उसके बाद उन्होंने प्रजापतियों की रचना की, प्रजापति, और फिर जितने जीव जंतु जगत है उसका उन्होंने सृजन किया। तो उनका अगर हम कार्य देखें तो क्या है? वो रचनात्मक है। रचनात्मक मीन्स रजस है। रजस मतलब कि बढ़ाना, सृजन करना। तो सिमिलरली कैटेनेशन प्रॉपर्टी को तुम सृजनात्मक प्रॉपर्टी कह सकते हो कि यह अपने साथ ही इतना बॉन्ड बनाता है कि बस वो बनाता चला जाता है और उससे ढेर सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब ये अपने कार्बन के साथ ही नहीं बनाएगा, ये औरों के साथ भी बनाता चला जाएगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एटसेट्रा। फिर अपने आप में ही पॉलीमराइज हो जाएगा, कहीं पे ऑक्सीजन के साथ डाई बना लेगा, कहीं नाइट्रोजन के साथ प्रोटीन बना लेगा। तो और ये प्रोटीन बनने से हमारा ब्लड बनेगा, मेडिसिन बनेगा, और ढेर सारे कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। दिस इज ऑल ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो अब तुम समझ सकते हो
कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब अब तुम वैलेंसी के बारे में जानते हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन में ही बहुत सारे कंपाउंड्स को बना देता है ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कभी सिंगल बॉन्ड बनाता, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, कभी चेन बनाता है। और ये केवल कार्बन के साथ नहीं, ये अन्य एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आदि के साथ बनाता है। इसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इस वजह से ये इतने कंपाउंड्स बना लेता है कि इसको अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ा। अब उसमें भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ढेर सारे फील्ड्स पैदा हो चुके हैं। पॉलीमर अपने आप में फील्ड है, मेडिसिन वाला अपने आप में फील्ड है, फार्मेसी बोलते हैं उसको, डाइंग, क्लोथिंग एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जब इनकी संख्या बहुत हो गई तो इनका स्टडी अलग सब्जेक्ट के रूप में किया जाने लगा, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले जो 5 लाइन हैं उसमें जो मैंने लिखा वो तुम्हारे समझ में आ गया। अब तुम इसको याद कर लेना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इतने कंपाउंड्स को बना दिया। तो अब देखो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड, ये भी तो कार्बन से ही बनता है। तुम बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट माने खाने का सोडा। इस तरह ये जो सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा, तो ये कार्बोनेट है, कार्बन तो वहाँ है। तो क्या इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखेंगे? नो, उसको हम नहीं रखेंगे। आयोनाइजेशन, वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है और ये कैटेनेशन वाला कोवैलेंट कंपाउंड है। दिस ऑल इज ड्यू टू कोवैलेंसी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू कोवैलेंसी। उसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल बाउंड की वजह से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसमें आया। तो हम कार्बोनेट को नहीं बोलेंगे, बाइकार्बोनेट को नहीं बोलेंगे, कार्बाइड को नहीं बोलेंगे। इसको छोड़ के जो भी कंपाउंड्स कार्बन के हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो हम क्या बोला हमने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन चीज़ों को छोड़ के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। इसका यूज होगा पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। तो ये दूसरी 2 लाइन थी। अब फर्दर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब डिफाइन करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, composition, reactions and preparation of carbon containing compounds which include compounds of carbon other than the oxides of carbon, carbide, carbonate, bicarbonate। अब समझ में आ गया। ये छोड़ के जो कंपाउंड्स हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानते हैं अगर उसमें कार्बन है तो। और उसकी जो स्टडी करेंगे, कौन सी स्टडी करेंगे? तो जो उसका रिएक्शन होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका कंपोजिशन होगा, हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये जो ये जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्या रिएक्ट करेगा, किसके साथ कैसा रिएक्शन होगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि वो प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है। एक का प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, फिर भी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसीलिए अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये डिफिनीशन देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज,
composition, reactions and preparation of carbon containing compounds which includes compounds of carbon other than the oxides of carbon, carbide, carbonate and bicarbonate। मैं समझता हूँ तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है कि अब इसको लोग समझते क्या थे, पहले क्या समझते थे। तो पहले साइंटिस्टों का समझना था या जो सोसाइटी थी, आज भी क्या होता है, अब कल परसों की रिपोर्टिंग थी कि चीन में 3 सूरज दिखाई दिए। अब सोचो, एक सूरज की तपिश तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अगर 3 सूरज वहाँ एक साथ आ जाएं तो पृथ्वी बचेगी क्या? पृथ्वी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, अगर सपोज कर लो कि हमारे यहाँ 46, 47, 48 तक जाता है टेम्परेचर, जो एक सूरज से जाता है, तो अगर 3 सूरज आ जाएं वहाँ पे तो 150 डिग्री सी के आसपास हो जाएगा टेम्परेचर। 150 नहीं तो 140 डिग्री सी, 130 डिग्री सी तो हो ही जाएगा। 100 डिग्री सी पे सारा पानी वेपर बन जाएगा। दुनिया बचेगी? नहीं बचेगी। तो क्या साइंटिस्टों ने या जो खगोलविद थे उन्होंने उसको गलत देखा? नहीं, उन्होंने ठीक देखा। तो फिर बात क्या थी? यही समझना तो साइंस है। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, डॉग सन या क्या बोलते हैं उसको। और वो एक घटना है कि जब आकाश में -20 डिग्री सी का टेम्परेचर कहीं होता है तो आकाश में कुछ क्रिस्टल, वो जो वेपराइजेशन है वो कुछ क्रिस्टल जैसा बन जाता है जो सन जैसा ही दिखता है। और ये घटना चीन में बार बार दिखाई देती है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अभी हमारे यहाँ छठ का पर्व आने वाला है और छठ के पर्व में ये घटना 2003 या 4 की होगी। मैंने देखा कि छठ वाले सूर्य जब सुबह की पूजा हो रही थी तो उसमें मुखाकृति हमें दिखाई दी। सबको नहीं दिखाई देगा, मुझे तो दिखाई दी। मैंने अपने बच्चों को दिखाया, यह एक आश्चर्य था। थोड़ी देर के लिए हमें दिखा, उसके बाद वो विलुप्त हो गया क्योंकि सूरज की रोशनी बढ़ती गई। तो इतनी सारी खगोलीय घटना है कि अगर वो पीरियोडिक होता है तो हम जान लेते हैं, पीरियोडिक नहीं होता है तो फिर वो कहीं न कहीं किताबों में या कई जगहों पे लिख दिया जाता है, पर वो पीरियोडिक नहीं है। इसलिए कुछ लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। तो जब तक जो जानकारी सामने नहीं आई तब तक वहाँ संदेह ही होता है, चाहे वो घटना क्यों न सत्य हो। एनीवे, तो जब तक मॉडर्न साइंस नहीं मिला था या आगे की जानकारी नहीं आई थी तो लोगों का, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो समझते थे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भगवान की कृपा है, अर्थात ब्रह्मा जी की कृपा है कि वो जो चाहें सृजन कर सकते हैं, जो न चाहें सृजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, क्योंकि साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो अब इसीलिए इसको क्या माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ विच इंक्लूड प्रोटीन्स, डीएनए, ये ब्लड, मसल्स एट्सेट्रा, फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एट्सेट्रा। अब वो तो हमारी एक एजम्पशंस थे, लेकिन ये वाइटल कितना है, इसीलिए इसको वाइटल फोर्स की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि ये हमारे जीवन को हर तरह से हमारी आवश्यकता में जुड़ा हुआ था। इसीलिए इसको ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाइटल फोर्स अर्थात ईश्वरीय कृपा है, जिसके वजह से ये चीज़ें मिलती है। पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं और ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको देखो। दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल, बड़े महत्वपूर्ण हैं फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर मंगल है, वहाँ क्यों नहीं जीवन है?
चंद्रमा है वहाँ क्यों नहीं जीवन है, शुक्र पे क्यों नहीं जीवन है? इसका मतलब कोई न कोई बात तो जरूर है। और हमारी पृथ्वी को इसीलिए हरा ग्रह बोला जाता है। ग्रीनरी है यहाँ पे। ग्रीन किसकी वजह से है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वजह से है, प्लांट्स की वजह से है। तो इसीलिए, और ये हमारे जीवन में हर जगह आवश्यक है। आज के डेट में कोई अगर कौन किसका वंशज है तो डीएनए से फट पता कर लिया जाता है। हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है जिसके वजह से ये चलता है। हमारा हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। सिमिलरली जो हमारे मसल्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज वगैरह के साथ साथ प्रोटीन है जो मसल्स के कार्य को मदद करता है। तो ये हमारे बॉडी का हो गया। फिर फूड्स, हम जितनी चीज़ें खाते हैं, ईंट पत्थर तो नहीं खाते हम, चावल, गेहूँ, आटा या चीनी वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हम खाते हैं, एक नमक को छोड़ दो, नमक बड़ा ही आवश्यक है। और या नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हम उसको लेते हैं, अदरवाइज 99.99% तो हमारे भोजन का हिस्सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसलिए फूड्स हमारे लिए फूड्स में है ये। क्लोथ्स ठीक है, हम सिलिका की बात, इसकी बात करते हैं, किसकी? ये खैर छोड़ो, मैं याद आएगा बताऊंगा। हम कपड़े किस चीज़ का पहनते हैं? लोहे का कवच तो बन सकता है, लोहे की गाड़ी तो बन सकती है, लेकिन कपड़े तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के नहीं बन पाए हैं। अगर वो बनेंगे भी तो पहनने लायक होंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। तो क्लोथ्स में कौन है? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लोथ्स में ये है। फिर मेडिसिन्स, अभी देख लो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इतने हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इतने हैं, लेकिन जो कोविड-19 है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको साइंटिस्ट समझ नहीं पाते हैं कि उसके जेनोम में क्या परिवर्तन लाएंगे। उसके जेनोम में क्या परिवर्तन लाएंगे कि वो कोविड-19 वाला इफेक्ट नहीं दिखाएगा और हमें बीमारी नहीं लगेगी। वो क्या है? डीएनए जो हमने कहा, वो उसके डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ के फिर उसका वैक्सीन बनेगा। क्योंकि उसके डीएनए को कैप्चर करना है, सीज करना है, और वो बार बार अपने डीएनए में परिवर्तन कर रहा है। साइंटिस्ट एक पार्ट को स्टडी करता है, दूसरा उसके सामने आ जाता है, और कौन से वैक्सीन से उस सारे को अरेस्ट किया जाए वो एक समस्या है। कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन अगर हमें नहीं मिला तो दुनिया के करोड़ों लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। बनाया जिसने वो तो महापापी था, लेकिन साइंस वहाँ पे अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली है कि वो वैक्सीन बना ले। तो मेडिसिन में, लेकिन हम जितने मेडिसिन खाते हैं उसमें नो डाउट कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं जो हम एज मेडिसिन यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में कुछ भस्म है जिसका कि यूज़ हम अल्केमिस्ट लोग करते थे और कई बीमारी उससे दूर होती थी। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, पर मेजर पार्ट फिर वही 99.99% वाला जो हिसाब है वो किसका है हिस्सा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। मेडिसिन में फ्यूल्स, ये जो तुम पेट्रोल वगैरह जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को छोड़ दो या सन रेज को छोड़ दो, तो जितने फ्यूल्स हैं उसमें कौन है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब फ्यूल्स में भी तुम्हें कौन मिल रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल रहा है। पॉलीमर्स, कभी दो ही चीज़ें होती थी, अब जैसे रेशम भी क्या है? प्रोटीन का पॉलीमर है, प्रोटीन है वो, इसीलिए वो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन अगर तुम कॉटन की बात करोगे तो कॉटन भी क्या है? कॉटन भी सेल्यूलोज फाइबर है।
ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए वो क्लोथिंग में तो आ गया, पर हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास दो ही वस्त्र होते थे, या तो कॉटन का, सूती, या रेशम, वुलन वगैरह, उसका रूप परिवर्तन है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है। अब हमारे पास वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैं, वो किसके वजह से? पॉलीमर की वजह से। मेटल को किसने यूज कर दिया? बैकलाइट ने उसको रिप्लेस कर दिया। तुम कहते हो कि ये प्लास्टिक का बाल्टी है, ये फलाना बाल्टी है। जितने तुम्हारे ये सामान मिलते हैं बसों में, यहाँ वहाँ, कास्केट वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें एज प्लास्टिसाइजर या उसके वेट बढ़ाने के लिए ज़रूर मिलाया जाता है, बट बेसिकली दे आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर केमिस्ट्री भी किसकी है? ऑर्गेनिक का है। फिर डाइज, अब पहले कुछ खास रंग के कलर ही होते थे जिसको कि हम यूज कर पाते थे, लेकिन अब देखो डाइज एक से एक रंग चटकदार कलर होता है कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ या बदसूरत से बदसूरत भी उस कपड़े को पहन ले तो राजकुमार सा दिखता है। तो ये डाइज का कमाल है, क्लोथिंग, पॉलीमर और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसके कमाल है। तुम्हें चेहरा कभी रूखा नहीं होगा, क्योंकि तुम अनेक तरह के तुम्हारे पास स्किन ऑइंटमेंट आ गए हैं। ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमने तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक भाषण दे दिया, एक लेक्चर दे दिया। अब इसमें हम फर्दर चलते हैं। फर्दर कहाँ चलते हैं? तो देखो फर्दर अब हम यहाँ आते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। ये हिस्सा मैग्नीफाई करके हमने तुम्हें दिखा दिया है, पर तुम फिर से देख लो। अब इसमें देखो अराउंड 1780 और अर्लियर टू दैट 1780 या उससे पहले ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे? आज भी बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम से मिलता है। उस टाइम भी ऐसा ही होता था। 1780 से पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था, इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते थे वो एनिमल या प्लांट किंगडम से मिलते थे। इसीलिए केमिस्टों में उनका मानना था कि ये जो है ऊपर जब वो कंपाउंड्स ढेर सारे बढ़ गए तो उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बाइफर्केट कर दिया कि जो प्लांट किंगडम से या एनिमल किंगडम से मिला उसको ऑर्गेनिक बोला, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स मिट्टी, पत्थर आदि आदि से मिला प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को छोड़ के जो मटेरियल्स मिले, जो सब्सटेंस मिले, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस माना। ये 1780 तक की बात थी। और चूंकि ये प्लांट किंगडम और कहाँ से मिल रहा था? एनिमल किंगडम से, इसीलिए बर्जीलियस ने क्या कहा कि organic compounds were extracted from animal and plant kingdom, whereas inorganic substances were being prepared from various material sources. इस बेसिस पे वर्जीलियस proposed that a vital force is responsible for the formation of organic compounds. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई डिफिनीशन नहीं आया था, अलग ब्रांच नहीं बना था, कार्बन की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो तो प्राइमरी पीरियड था। सब्सटेंस के बेस पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बांटा जा रहा था पदार्थों को, लेकिन ऑर्गेनिक पदार्थ ज़्यादा थे, इसीलिए ऑर्गेनिक को अलग कर दिया, इनऑर्गेनिक को अलग कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये वाला मटेरियल सोर्स से आया है और ये एनिमल और प्लांट किंगडम से आया है।
पर एनिमल और प्लांट किंगडम में इतने वेरिएशंस थे। अब जैसे फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स क्या है, एक से एक फ्रूट्स मिलेंगे तुम्हें। दुनिया के जिस महाद्वीप में जाओगे वहाँ के फ्रूट्स अलग हैं। फूड आइटम्स मेन तो गेहूं और चावल ही है, लेकिन फूड आइटम्स भी अलग अलग तरह के हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं उसकी थ्योरी तो उनके पास कोई थी नहीं कि समझ लें कि ये क्यों है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ईस्टर है, अल्कोहल है, क्या है, ये सब जानकारी नहीं थी। इसलिए बर्जीलियस ने क्या कहा, बर्जीलियस ने कहा कि ये जो प्लांट किंगडम से इतनी चीज़ें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल रहा है, इसका कारण कोई वाइटल फोर्स है, अर्थात ईश्वरीय कृपा है। हम जिसको ब्रह्मा जी समझते हैं कि सृष्टि रचना है और ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना है, वही बात उसने मानी कि ये कोई वाइटल फोर्स है। बर्जीलियस प्रपोज्ड दैट ए वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने आप से जो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वाइटल फोर्स, जिसको हम ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृजन के मालिक हैं, वही सृजन करते हैं। और इसीलिए दुनिया में इतने लोग हैं या इतनी चीज़ें हैं। अब ब्रह्मा जी तो हमें जब मिलेंगे मैं बताऊंगा। मुझे अब तक तो ये है कि ये हमारी एक सिमिलरिटी है साइंस के साथ कि ब्रह्मा जी सृजन के मालिक हैं, उनके 4 मुख हैं। और ये जो कार्बन है